हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके लिए हम प्रीलिम्स एग्जाम के लिए यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं। हमारा यह टेस्ट नंबर 1 है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सबको मैं पूरे डिटेल में आपको डिस्कस कराऊंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके जो मित्र हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बिहार दरोगा का जो प्रारंभिक परीक्षा है उससे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो देखिए, सुनहरा चावल जो है इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्लेथेल्मिया नामक रोग होता है। जीरोप्लेथेल्मिया सही आंसर हो जाएगा और जीरोप्लेथेल्मिया को एक और नाम से जाना जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको शुष्का छिकोप के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें होता क्या है कि आँख की जो कॉर्निया होती है वो शुष्क हो जाती है, सूख जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, जितने भी प्रीवियस पेपर है सबसे पहले आप उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा में काफ़ी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कब हुआ था, तो सबसे पहले जानिए जो ये मॉन्ट्रियल जो है ये कहाँ है, कनाडा में है। ठीक है, मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इस पर सहमति कब बनी थी, 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, और ये प्रभावी कब हुआ था, तो ये प्रभावी हुआ 1 जनवरी 1989 से। ठीक है, तो आप ये दोनों डेट याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये है ओजोन परत के संरक्षण से। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल जो है यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है हेडक्वार्टर है। वह संगठन है अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन, अंग्रेजी में इसको सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है टाइफाइड जिसको कि मियादी बुखार भी कहा जाता है किससे फैलता है। तो देखिए, ये जो होता है जीवाणु से होता है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है टाइफाइड। और किस जीवाणु से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसमें होता क्या है, इसमें तेज बुखार होता है और सिर दर्द होता है और हमारे शरीर का जो आंत है वो प्रभावित होता है टाइफाइड रोग में। और ये फैलता है कैसे, तो पानी और खाद्य पदार्थ से। ठीक है, उसी के माध्यम से ये जो जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी हमारे शरीर में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां इनमें से कौन सी हैं। तो देखिए, स्वच्छ जल में रोहू और कतला पाई जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो देखिए, वानिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 1906 में हुई थी और ये है कहाँ, ये है उत्तराखंड के देहरादून में। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पर्वत चोटी जो है भारत में है। तो देखिए, अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में है, मकालू जो है ये नेपाल और चीन की सीमा पर है, कॉमेट जो है ये कहाँ है, ये भारत में है कॉमेट। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा इसका। और कॉमेट जो है ये कहाँ है, ये भी जान लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में है, तिब्बत की सीमा के निकट। ठीक है, और यह भारत में तीसरा सबसे ऊंचा जो है शिखर है। बात करें नामचा बरवा की, तो ये भी कहाँ है, ये तिब्बत में है। ठीक है, तो सबको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। थोड़ा सा जान लीजिए, बात आ गई है अब संयुक्त राष्ट्र की। तो देखिए, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना अक्सर पूछ लिया जाता है, 1945 में हुई थी, याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और इसमें जो टोटल सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 193 सदस्य देश हैं और 2 जो हैं ऑब्जर्वर देश हैं। ठीक है, 193 जो है इसमें मेंबर कंट्री है और 2 जो हैं ऑब्जर्वर कंट्री है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरस हैं और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो अमीना
मोहम्मद हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर है कि भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो देखिए नूनमती तेल शोधक कारखाना जो है ये है असम में। असम में कुछ और इम्पोर्टेंट तेल शोधक कारखाने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए दिग्बोई, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दिग्बोई याद रखिएगा कहाँ है, असम में है, इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ज़रूर याद रखना है। और भी है नुमालीगढ़ है, नुमालीगढ़ याद रखिएगा, नुमालीगढ़ यहाँ मैं लिख देता हूँ। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में कौन सा है, बरौनी तेल शोधक कारखाना, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर है कि गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो किसने किसके कहने पर गुलबदन बेगम ने लिखा था, अकबर के कहने पर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये गुलबदन बेगम कौन थी, बाबर की बेटी थी। और हुमायूं कौन था, तो हुमायूं भी बाबर का बेटा था। और इन दोनों के बीच संबंध क्या था, भाई और बहन का, गुलबदन बेगम और हुमायूं के बीच, लेकिन ये सौतेली बहन थी, ठीक है। 10 है कि सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए इसको करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने और भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे कि घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत इसने किया था। और इसने बेईमानी को रोकने के लिए दृढ़तापूर्वक मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया। इसने दीवाने मुस्तखराज नामक वित्त विभाग की स्थापना किया था। याद रखिएगा दीवाने मुस्तखराज, ये पूछा जाता है, ठीक है। दीवाने मुस्तखराज जो है कौन सा विभाग है, तो आपको याद रखना है वित्त विभाग। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, सल्तनत काल में जितने भी विभाग हैं किससे संबंधित है और उसको किसने स्थापित किया है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए इस पर मैंने एक ट्रिक से वीडियो बना दिया है। हमारा दूसरा जो चैनल है 5 मिनट जीके जीएस, याद रखिएगा 5 मिनट जीके जीएस, उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसी चैनल पर आपको ट्रिक से ये वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, आपको आजीवन याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो देखिए 1567 में, ये सन जो आपका है याद रखनी है कि अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और उस समय वहां का जो शासक था वो था उदय सिंह। ऑप्शन सी जो है 11 का सही आंसर हो जाएगा, उदय सिंह। 12 नंबर देखिए शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह कौन है, इसके बारे में जानिए। ये सूर साम्राज्य का जो है संस्थापक है। किस साम्राज्य का, सूर साम्राज्य का संस्थापक है। बचपन में इसका नाम जो था वो था फरीद खां, याद रखिएगा बचपन में इसका नाम क्या था, फरीद खां था। और शेर शाह के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उसको याद रखिएगा। 1539 ईस्वी में जो हुआ था चौसा का युद्ध हुआ था, किसके बीच, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीत जाता है। उसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, जिसको कि बिलग्राम युद्ध भी कहा जाता है, ये हुआ था। और इसी युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी ने किलाए कुहना और रोहतासगढ़ का किला का निर्माण भी करवाया था। तो शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ है, सासाराम में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं। तो कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव भट्टराव। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा सोमदेव भट्टराव। 14 नंबर देखिए गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था। तो देखिए गुप्त काल में जो है कुछ महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के, याद रखिएगा किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। देखिए इस पर भी ट्रिक है हमारे उस चैनल पे 5 मिनट जीके जीएस वाले पे, देख लीजिएगा कि किसके दरबार में कौन सा विद्वान रहता था। इसको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इसी के दरबार में जो है आर्यभट्ट रहते थे, कालिदास रहते थे, वराह मिहिर रहते थे, धनवंतरी रहते थे और ब्रह्मगुप्त रहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। और गुप्त काल के जो प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं ये हैं आर्यभट्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड था, यानी वृषभ भी था, याद रखिएगा, ठीक है। 23वें तीर्थंकर जो थे वे कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, 23वें तीर्थंकर का सर्प है, यानी सांप है।
24वें और आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर हैं और इनका जो प्रतीक है वो क्या है, सिंह है। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, ये सन आप जरूर याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था इन्होंने। इनका जो प्रसिद्ध जो नारा है वो है वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने कहा था कि हिंदुओं के लिए भारत। ये भी किसने कहा था, हिंदुओं के लिए भारत, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 17 नंबर देखिए। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। देखिए इसी तरह का प्रिपरेशन कीजिएगा, हर क्वेश्चन को डिटेल से जानिएगा, तो आप एक प्रश्न के साथ साथ करीब करीब 2 से 3 प्रश्न आप जान जाएंगे। तो पढ़ना आपको पूरे डिटेल में है। चलिए अभी समय भी पर्याप्त है आपके पास। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, ध्यान से पढ़िएगा, भारतीय महिला जो थी वो अध्यक्ष कौन थी। तो सिंपली पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा कौन थी, एनी बेसेंट थी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये 33वां जो अधिवेशन हुआ था 1917 में, ये हुआ था कोलकाता में, ठीक है। और इसी अधिवेशन में एनी बेसेंट जो है महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर यहाँ प्रश्न पूछा गया कि भारतीय महिला, तो भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 41वां अधिवेशन जो हुआ था, कब हुआ था, 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था, ठीक है। ये जगह आपको याद रखना है, कानपुर में हुआ था, और इसी में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। और तीसरी महिला जो थी नल्ली सेन गुप्ता, उनका नाम था नल्ली सेन गुप्ता, ठीक है। उनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी जो है कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था। तो इन्होंने लौटाया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और आप कमेंट करके बताइएगा कि जालियांवाला नरसंहार जो है कब हुआ था, आपको डेट के साथ लिखकर बतानी है। तो देखिए इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी महात्मा गांधी ने, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे। तो देखिए 1937 में पहली बार चुनाव हुआ था, और उसमें जो है कांग्रेस को 11 जो प्रांत थे उनमें से 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है वैसे कांग्रेस ने टोटल 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, लेकिन स्पष्ट बहुमत जो है 5 प्रांतों में मिला था। बाकी जो 3 प्रांत थे वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और ये 3 प्रांत थे बंगाल, पंजाब और सिंध, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए 30 दिसंबर 1906, याद रखिएगा 30 दिसंबर, ये 30 है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, ठीक है, कहाँ, ढाका में नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ, और नवाब वकारुल मुल्क इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, और लीग का संविधान जो है 1907 में, याद रखिएगा पूछा जाता है लीग का संविधान कब बना, 1907 में कराची में बना। और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था, ये भी याद रखिएगा, 1908 में अमृतसर में हुआ था, जहाँ आगा खान ने इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 21 नंबर देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे कौन थे, देखिए 1867 ईस्वी, याद रखिएगा 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रनाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि लोगों ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। 22 नंबर देखिए 22 नंबर है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को है। तो देखिए 12 मार्च 1930, याद रखिएगा, यहाँ लिखा भी है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 यानी 79 जो है इनके समर्थक हैं, इनके साथ साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दूर
322 किलोमीटर दूर, 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। और 6 अप्रैल, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखिएगा, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन DC में। और इसकी जो है वित्तीयन किया जाता है इसके सदस्य देशों के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो बेरोजगारी मुद्रास्फीति की जो संयुक्त घटक है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। स्टैगफ्लेशन को हिंदी में गतिहीन स्फीति कहा जाता है या फिर निष्पन्द स्फीति, यहाँ मैं लिख देता हूँ निष्पन्द स्फीति, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कहा जाता है स्टैगफ्लेशन को हिंदी में। निष्पन्द स्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी तथा उत्पादन में जड़ता के साथ साथ ये सारे जो हैं कमियां उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर देखिए, 26 नंबर प्रश्न है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, तो सही आंसर है कि CRR कम कर दी जाए। देखिए CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश रिजर्व, फुल फॉर्म पूछा जाता है रेशियो, ठीक है फ्रेंड्स, ये कम कर दी जाए। और देखिए यहाँ पर SLR है, तो SLR का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा जो है महारत्न नहीं है? तो देखिए महारत्न, उसके बाद क्या है मिनी रत्न, ठीक है। तो देखिए महारत्न जो है, नवरत्न जो है और मिनी रत्न है, ये तीन आपको मेनली याद रखना है। तो देखिए महारत्न इसमें से नहीं है BSNL, बाकी सारे जो है महारत्न कंपनियां हैं, भेल, गेल और सेल। BSNL जो है ये मिनी रत्न है। ये कौन सी रत्न है? मिनी रत्न है, याद रखिएगा। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर है कि निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो देखिए इनमें से गलत कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 28 नंबर का सही आंसर जो है प्रत्येक प्राचल का जो है समान जो है आयाम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो हैं कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो हैं ये हैं, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 30 नंबर देखिए कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो कि रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो देखिए रिजर्व बैंक का कार्य इनमें से कौन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण ये है, करेंसी जारी करना ये भी है, नगद आरक्षण का संरक्षण करना ये भी है, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये जो है RBI का कार्य नहीं है। RBI के बारे में जानिए। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से। कितने राशि से? 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर थे CD देशमुख। यहाँ मैं मिटा के फिर से लिखता हूँ CD देशमुख, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भारत के प्रथम भारतीय ये RBI के गवर्नर थे, ठीक है। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय जो थे वो कौन थे? LK झा थे, याद रखिएगा, ठीक है। उस समय जो थे LK झा थे RBI के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पीली क्रांति। श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को
श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन में वृद्धि हुई, और भूरी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, आपको याद रखना है उर्वरक से, ये भी पूछा जाता है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है ये भूरी क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो जहाँ शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, वहाँ स्वाभाविक है मृत्यु दर कम होगा। तो ये कहाँ है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले जानिए इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर हुई थी, GAAP। गैट का फुल फॉर्म होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, WTO का हेड क्वार्टर जो है वो है जेनेवा में। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। जेनेवा का है, स्विट्जरलैंड में है, और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164 है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, और इसे संविधान के भाग 4 क में, भाग 4 क यानी 4A, ध्यान रखिएगा, 4 क में अनुच्छेद 51 क कहिए या फिर 51A कहिए, इसके अंतर्गत जो है रखा गया है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो है किसका है? यह है हेगल का। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। किसका है? हेगल का है। और हेगल जो है ये जर्मनी का फिलोसफर थे। कहाँ के? जर्मनी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये कब पेश किया गया था? बार बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा जो है संविधान सभा की जो है कार्रवाई जो है शुरू हुई थी, और इसको पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था, उसके साथ ही संविधान सभा की जो है कार्यवाही शुरू हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर। 38 नंबर है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कब की गई थी? तो ये किया गया था, आपको याद रखना है, 1919 के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार की मांग कब की गई थी? तो मौलिक अधिकार की मांग 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 39 नंबर देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को, आपको याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और सभा में सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को अध्यक्ष चुना गया था। बेशक इनको अस्थायी चुना गया था, लेकिन पहला अध्यक्ष जो चुना गया था संविधान सभा का, वे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, ये डेट और सन आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान शासन अधिनियम द्वारा, माफ कीजिएगा, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया? तो देखिए ये किया गया 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, और इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, इसको मार्ले
मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व यानी अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध इसी के अंतर्गत किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लिए जो है चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक होने के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए क्या आवश्यक नहीं है, तो ये भी पूछा जाता है। देखिए भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, उसके बाद वंश परंपरा के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है यानी वंशानुक्रम जन्म। ठीक है, देशीयकरण के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, उसके बाद पंजीकरण के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है और भूमि विस्तार के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अधिकृत संपत्ति के आधार पर नहीं की जा सकती है। जो है नागरिकता का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 2 में है, याद रखिएगा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। 42 नंबर देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है लोकसभा के, और उपाध्यक्ष जो है ये जब अपना इस्तीफा देता है तो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। आप ये दोनों ध्यान रखिएगा। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ये लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो देखिए द्विसदनीय जो व्यवस्थापिका है, ये जब प्रश्न पूछा गया था उस समय तो ये जम्मू कश्मीर उस समय राज्य था और वहाँ था, लेकिन अब देखा जाए तो ये पंजाब में भी नहीं है और जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कितने राज्यों में है, तो अब वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है, और ये 6 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। तो ये हैं कौन से, अनुच्छेद 15 में जो है, अनुच्छेद 16 में है जो है, अनुच्छेद 19 में है और अनुच्छेद 29 में है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर देखिए, सत्य कथन चुनना है आपको, तो पढ़िए एक एक करके। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, पहला गलत है, 12 सदस्यों को करता है। ठीक है, प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये भी गलत है। आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य से जो है राज्यसभा का सदस्य बना करके राज्यसभा में भेजा जाता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद देखिए राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है, ये भी गलत है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये सही है। ठीक है, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सत्य कथन को आपको चुनना है। तो देखिए वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सत्य कथन ये बिल्कुल सही आंसर है, तो पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, जी नहीं, वित्त आयोग का जो है प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है और इसके अनुसार जो है इसका नियुक्ति का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, वित्त आयोग में जो है 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, और इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पढ़िए कि वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, नहीं 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। हर 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, जी नहीं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष अपना ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। 47 नंबर है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250 है, और आप सभी जानते हैं कि गणपूर्ति पूरम हेतु 101/10 सदस्य होना अनिवार्य है। तो आप जब 250 का 1/10 आप जब कर दीजिएगा तो कितना सदस्य आएगा, 25 सदस्य, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेम लोकसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता है, 1/10 सदस्यों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अभिक्रिया दर को पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो कोई प्रभाव जो है ये नहीं डालता है, ऑप्शन ए एंथैल्पी में परिवर्तन, बाकी जो है तापमान, उत्प्रेरक और सांद्रता ये जो है असर डालते हैं। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर है कि कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है।
तो ये किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? ये है फुलेरिन्स। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो देखिए कॉपर में जो है किस मिश्र धातु में, पीतल में कितना होता है? देखिए पीतल में जो है, ये सब एक एक करके मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। देखिए पीतल में होता है, बिल्कुल होता है, कॉपर और जिंक होता है पीतल में। कॉपर जो होता है 70% होता है और जिंक जो है 30% होता है। जर्मन सिल्वर में भी होता है कॉपर, जिंक और निकेल। उसके बाद गन मेटल में भी होता है कॉपर, जिंक और टीन होता है, ठीक है। बेल मेटल जो है, बेल मेटल में जो होता है केवल और केवल कॉपर और टीन होते हैं। 80% कॉपर होता है और 20% टीन होता है। तो इसी में जो है इसमें जिंक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। फेफड़ों के जो कैंसर है, सफ़ेद कैंसर, ये किसके कारण से होता है? तो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जो है एस्बेस्टस के कारण होता है। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर है कि संसद की प्राक्कलन समिति इनमें से किस प्रकार की समिति है? तो ये जो प्राक्कलन समिति है आपको बताना है कि किस प्रकार की समिति है। तो यह एक अस्थाई समिति है। और प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये सदस्य केवल और केवल लोकसभा से होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और आप जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। मैंने अभी बताया था आपको वित्त आयोग के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सारे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शन आपको दिखा दिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको अब बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे।